तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस, देखिए पार्टनरशिप में ना एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा हर जगह। इसमें कोई तीन चार फॉर्मूले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन इसमें ये होता है कि जिस हिसाब से आप कैपिटल लगाते हो, जैसे मान लो यहाँ पर जो ए की कैपिटल होगी और जो बी की कैपिटल होगी वही प्रॉफिट का रेशो होगा। ये आपको बस इस वाले कॉन्सेप्ट से चलना है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी। अब मैं इसको जरा प्रैक्टिकल, हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, वो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, अभी टॉपिक ही बता रहा हूँ ये। तो ये देखिए आप सब जरा ये समझ लीजिए, जैसे कैपिटल, जैसे मान लो मैंने 20,000 रुपये लगाए, ठीक है, और मेरा फ्रेंड लेके आया है 15,000 रुपये, वो लगा रहा है, ठीक है, 1 ईयर के लिए हमने लगाया है। तो रेशो कितने में डिवाइड होगा प्रॉफिट का? क्या करना है आपको, पहले से कैंसिल कर लेना है, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा 20 और 15, इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर लो, 5 4 जा, 5 3 जा। तो प्रॉफिट का रेशो कितना होगा, 4:3। ये चीज समझ में आ गई है आप सबको? ठीक है, तो अब जरा ये वाला सवाल पढ़िए आपसे। इसने कहा है एक्स और वाई जो है यहाँ पर वो 5/6 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है। यहाँ 5:6 रेशो का मतलब है 50 रुपए, 60 रुपए भी हो सकते हैं, 5,000 6,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख 6 लाख भी हो सकते हैं, और करोड़ में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रेशो दे दिया कैपिटल का 5 और 6, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 8 महीने के बाद जो है एक्स ने क्या किया, अपनी जो पैसे थे उसको विड्रॉल कर लिया उसने अपनी कैपिटल को, ठीक है, 8 महीने, ठीक है, उसने अपनी कैपिटल को विड्रॉल कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अब इनको प्रॉफिट जो है वो कितना रिसीव हो रहा है, 5:9 के रेशो में। तो इन्होंने पूछा है बताइए बी ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाया, तो यहाँ पर एक्स मानेंगे। यहाँ तक जरा बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? पार्टनरशिप का टॉपिक का ये पहला टाइप का सवाल है, टाइप 1 है। टाइप 1 में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ए जो है इतने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे, ठीक है, तो बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। पहले टाइप में इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो इसमें क्या आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, पार्टनरशिप में जितनी भी कैपिटल होती है, ठीक है, जितने आप पैसे लगा रहे हो, कैपिटल ऑफ ए और यहाँ पर कैपिटल ऑफ बी, ए की पूंजी और बी की पूंजी, अब ये मंथ के लिए चलाएं, मंथ के लिए जैसे इसने 10 महीने तक कंटिन्यू किया बिजनेस, बाद में उसने वहां से विड्रॉल कर लिया अपनी पार्टनरशिप, या 2 साल के लिए उसने अपना बिजनेस चलाया, ये सब मल्टीप्लाई करना होता है आपको, और बाद में इक्वल करना होता है। इक्वल का मतलब जैसे मान लो इसने 20 महीने तक यहाँ पर पैसे लगाए अपने, और इसने यहाँ पर 24 महीने के लिए पैसे लगाए, तो पैसे जो बटेंगे ना, प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा वो लास्ट वाले मंथ पे होता है। एक तो ये वाली बात याद रखनी है आपको हमेशा, ठीक है। यहाँ पर जो आता है ये आता है आपका प्रॉफिट P1 का, और ये P2 का प्रॉफिट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जरा इस सवाल को देखते हैं। इसने कहा कि यहाँ पर एक्स और वाई 5 और 6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं, यानी 5 रुपए और 6 रुपए लगाते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितने महीने के लिए पैसे रखता है बिजनेस में, 8 महीने के लिए। बी का पता नहीं है, बी कितने महीने के लिए बिजनेस करता है, इसको एक्स मान लेंगे यहाँ पर। अब इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन से रेशो में हो रहा है, यहाँ पर 5 और 9 के रेशो में, 5/9। अब यहाँ से इसको हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 5 से 5 को काट दीजिए, 5×5 कट गया, फिर यहाँ से 6x, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 आ गया, x बराबर 72/6, यहाँ से कट के 12 मंथ, ठीक है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा था एक्स ने यहाँ पर 25,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, 25,000 से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद वाई भी यहाँ पर क्या आता है, 20,000 रुपये लेके आ जाता है। अब बोलते हैं कि इनको बताइए अंत में, साल के अंत में कितना प्रॉफिट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे एक्स की कितनी कैपिटल लेके आ रहा है यहाँ पर, वाई की कैपिटल, जो यहाँ से सॉल्व होके आएगा वो इनके प्रॉफिट के रेशो होते हैं, ठीक है। सबको याद रखना है इस बात को। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25,000 रुपये लेके आया है, ये 25,000, और कितने महीने के लिए, ये तो पूरे 12 महीने पैसे लगा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसका एक फ्रेंड आ जाता है 20,000 रुपये लेकर, कहता है कि मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, काम करना चाहता हूँ। तो इसके जो पैसे होंगे वो 8 महीने के लिए काउंट होंगे। बस ये पॉइंट समझना है आपको, सुनिए जरा यहाँ पर मैंने क्यों करा है।
क्योंकि एक्स यहाँ पर पैसे लगा रहा है, 50,000 रुपए लगा रहा है। अब इसके पैसे थ्रू आउट द ईयर पूरे चल रहे हैं, पूरे बिजनेस में, मतलब इस बिजनेस ने यहीं से स्टार्ट किया था। 4 महीने के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई के पैसे कितने माने जाएंगे यहाँ पर, 8 महीने के लिए, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है वर्ष के अंत में उन्हें कितने का लाभ हुआ। यहाँ निकालना है आपको, व्हाट विल बी प्रॉफिट ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ईयर करने के लिए इसको यहाँ पर 8 लिखा है। अब जो सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरो कट गए यहाँ से, 5 के टेबल से काट दो उसको, ये कट गया यहाँ पर। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 15 और 8 का रेशो आ गया। ये सवाल सबको आना चाहिए, एक बार देखिए आप सब। सवाल क्या कहता है, जैसे मान लो आप खुद एक दो फ्रेंड हो, ठीक है, आपकी दो सहेलियां हो गई या दो यहाँ पर जो बॉयज में यहाँ फ्रेंड हो गए, तो अब ये बिजनेस करना चाहते हैं। अब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 साल तक इसने बिजनेस किया, यानी कितने, 24 महीने बिजनेस करा, ऐसे मान लो। अगर यहाँ पर 1 ईयर नहीं होता, यहाँ 2 ईयर होता, ठीक है। अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, यहाँ पर बोला है 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट होगा। अब भी इसका फ्रेंड एक आता है, वो कहता है कि भाई मैं भी तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे जॉब नहीं करनी है। तो वो कितने महीने के बाद बोलता है, वो 8 महीने के बाद, जब ये बिजनेस स्टार्ट कर चुका होता है अपना, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के बाद 8 महीने बाद बिजनेस को स्टार्ट करता है। और 2 साल के बाद इनके बीच में कैसा प्रॉफिट का रेशो बटेगा, 24 महीने होते हैं, 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, 16। तो इसके जो पैसे हैं ना बिजनेस में, वो 16 महीने के लिए रन कर रहे हैं, और इसके पैसे कितने महीने के लिए रन कर रहे हैं, 24 मंथ के लिए रन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना है आप सबको, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, इसने लिखा था यहाँ पर एक्स लगा रहा है यहाँ पर 25,000 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक्स के बारे में देखो कुछ नहीं बोला उन्होंने, हाँ, कुछ नहीं बोला हुआ है। अब ये 4 महीने के बाद एक वाई इसका फ्रेंड आता है, वो 2,000 रुपए लेके आता है, 20,000 रुपए लेके आता है, और व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कितना उनको प्रॉफिट होगा, तो उसको ऐसे करेंगे, तो वर्ष का अंत है, तो ए के बारे में इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी, एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो गया है, तो इसलिए यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20,000 जो है वो 4 महीने के बाद आता है, तो उसके पैसे 8 महीने के लिए बिजनेस में लगेंगे। यहाँ से कट कर दीजिए, 3 जीरो कट गए, 5 के फाड़े से काटिए इसको भी 5 के फाड़े से काटिए, फिर 4 के फाड़े से इसको काट दीजिए, 4 3 जा, यहाँ नंबर बचा 5 3 अपॉन, आंसर आ गया 15/2। अभी ये जो है सवाल जुलाई में डीएसएस भी पूछना स्टार्ट करा है, डीएसएस भी जुलाई के पेपर में जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं, ठीक है, और ये अलग अलग जितने भी ये टीचिंग के अलावा कोई भी एग्जाम हुए उनमें पूछा गया, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, एक बार वीडियो क्या सवाल ये कह रहा था, यहाँ पर ए यहाँ पर लेके आता है 50,000, और वर्ष के अंत की बात करिए, 12 यहाँ लिखेंगे, और 3 महीने के बाद कौन आता है यहाँ पर, बी आता है, तो इसके पैसे चलेंगे 9 मंथ के लिए। इसको काट लेते हैं, 3 जीरो 4 जीरो कट गए, 3 4 जा 3 3 से, तो इनके बीच में जो पैसे बटेंगे, इस रेशो में पैसे बटेंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, आप सबका आंसर। तो आपको एक बात याद रखनी है, एक्टिव पैसिव में किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ये मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है, देखो, तो होते 8 है, तो 8 के क्या है सिंपल से रूट, इसको आप समझ लीजिएगा फटाफट जल्दी से। कहीं भी परफेक्ट टेंस होगा, कहीं भी परफेक्ट टेंस होगा, उसमें आपको बीइंग सर्च करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्च करनी है। तो 3 यहाँ से अपने आप हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 3 टेंस हो गए हमारे, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो कहीं भी आपके पास अगर ये दिखता है परफेक्ट टेंस, वहां आपको बीइंग सर्च करना है। एक बात तो याद रखिए, 3 यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको बीइंग पुट करना होता है, बस बीइंग सर्च करना होता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने टेंस लिखा, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर लिखा हूँ इसका, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने, और वर्ब हो गई यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर अगर यहाँ पर आईएनजी लगा रखा है मैंने, अगर यहाँ वॉज होगा, उसमें भी अगर आईएनजी होगा, तो आपको आंसर में क्या करना है, बीइंग होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए।
तो 5 हमारे यहाँ हो गए। 5 कौन कौन से हो गए? परफेक्ट टेंस हमने सारे कर लिए। कॉन्टिन्यूस के 2 होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा। परफेक्ट में ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो होता नहीं है। तो 5 यहाँ पर कर लिए। इसके बाद जो है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने आप सब सही कर पाते हैं। तो 21 का आंसर सी करेक्ट है आपका। 83 बताइए। द बॉय किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक। करेक्ट है। ये टेंस कौन सा हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना था? ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग देखना था आपको। बस यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखनी थी, यहाँ पर कैसे सेकंड फॉर्म है। तो अब इसमें आपको देखो, ये हैज बीन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर कौन सा रह गया आपका? पी। तो पी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बी इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब जरा यहाँ देखिए 26 को समझने से पहले आप जरा देख लीजिए। इसमें मैंने आपको अभी बताया 8 तो टेंस है आपके, 8 टेंसेज हैं जिनके आपको क्या करने हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं। अब जितने भी मॉडल्स हैं, कैन कुड, तो उसमें क्या करना होता है हमें? जो भी यहाँ पर मॉडल्स होगा, कैन कुड होगा, वो तो लिखना ही लिखना है आपको। उसके साथ बस बी लग जाएगा आपका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, जितने भी हैं। ठीक है, कैन। तो ये जो है ये पैसिव वॉइस है। देखो कैन नॉट बी जो लिखा होगा ना पेपर में, बहुत बार आपको एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस होगा, पैसिव को आपको वाइस वर्सा कन्वर्ट करना होगा एक्टिव। ये होगा, चेक करता हूँ। देखो शिवानी बोल रहे हो ना? ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, ए करेक्ट है, सही। सेकंड कीजिए, 28 कीजिए। सी की यहाँ पर सेकंड फॉर्म में 100, सीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सही से आंसर बताना। बताओ, अभी मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, कंटेंट इन या लुकिंग एट, ये चेंज नहीं होते थ्रू आउट द सेंटेंस। अगर पिकिंग अप है ना वहां पर, तो वो अप यहाँ से कहीं रिमूव नहीं होगा। और ये देखिए जरा, आप आंसर को कैसे एलिमिनेट करेंगे। ये 100 जो लिखा है यहाँ पर, ये है आपका सी की सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म में तो आंसर जो आएगा वो आपका पास्ट में आएगा। पास्ट में वॉज लगा होगा और वर लगा होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा। तो देखते हैं पहले कौन कहाँ पर नहीं है। ये इज में नहीं है, ये है, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर पिकिंग नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपको आंसर, इन दोनों में से आंसर देना था। तो क्या बता रहे हैं आप, जरा बताइए। बी बता रहे हैं, बी करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, मेन आपको क्या समझना है, ये जो प्री पोजिशन है ना, ये चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द सेंटेंस। अगर यहाँ एट होता, यहाँ कंटेंट इन होता, ठीक है, या ऑन होता, तो ये सब चीजें चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द पैसिव, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे रहेगा। 51 का आंसर बताइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, सी। सी करेक्ट है। हाँ ये बताइए, आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, इसका आप आंसर कैसे लगा? आंसर आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, टेकिंग। तो आपको सेंटेंस में देखना था, यहाँ पर टेकिंग है तो बीइंग होगा। तो बीइंग आपने कहाँ देखा? बीइंग दो जगह दिखा आपको, एक यहाँ और एक यहाँ। बी और सी में कंफ्यूजन होनी थी आपको, इसमें तो है नहीं। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। एक गलती जरा नोट कर लीजिए, ये एरर में भी आ जाता है। आई रिमेम्बर माई सेल्फ कहीं सेंटेंस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आई के साथ माई सेल्फ नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये एलिमिनेट यहाँ से हो गया। तो ये आपको इंट्रोगेटिव में ये रूल याद रखना है, अगर प्रेजेंट टेंस में डू डज है तो इज आर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो बिल्कुल एज ए पैसिव वॉइस की तरह कन्वर्ट कर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दिस। तो जरा आप देखते हैं इस आंसर को, डू लिखा था तो डू की जगह आपको आर पुट करना था। ठीक है, आर पुट कर लिया। आर पुट करने के बाद देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आईएनजी तो है ही नहीं, जो बीइंग आएगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा।
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये आगे से गलत मत करना। टाइप कीजिए। ये एक्टिव है नहीं, सेंटेंस क्या है आपका? 85 जो क्वेश्चन है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ, ये सेंटेंस ये पैसिव वॉइस है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वॉज लिखा है ना इसके अंदर, देखो वॉज अरेस्टेड, तो ये पैसिव को आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, थोड़ा ये भी। भी गलत है। पुलिस कहीं नहीं मैम, ये जो है ना, देखो जो अरेस्ट करता है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो आपको ये अपने आप ही अंडरस्टैंड करना है। अगर वहां पर टीचिंग होता तो टीचर आता है वहां पर, अगर वहां पर कोर्ट में कोई केस होता तो वहाँ लॉयर आता है। ये कुछ होते हैं वर्ड जो आपको अपने आप ही पुट करने होते हैं। देखिए ये इसका आंसर होगा करेक्ट। अब इसमें यहाँ पर गलती क्या कर रहे थे आप, ये देखिए, ये वॉज यहाँ पर आप क्यों यूज कर रहे हो? ये सेंटेंस आपका क्या है, जरा यहाँ से भी देखना। अगर किसी को गलती समझ में आ गई है तो जरा बताइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर लिखा होता है, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है ना पैसिव वॉइस में, ये होता है आपका। तो ये दो बार लिखा हुआ था, ये दो लाइन लिखी हुई थी सेंटेंस की, एक ये सेंटेंस था, एक अलग से सेंटेंस ये था। तो आप ये बताइए, जो ये पैसिव होगा वो तो इस फॉर्म में होगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों में आप जरा देखिए आंसर जो है, इसमें वॉज है कहीं, और दोनों जगह क्या किस फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है। ये देखिए, ये गलती कर रहे थे आप सब। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताना आप सब। एक्टिव पैसिव दोनों मिक्स होंगे इसके अंदर। चलो बताओ। अच्छा, अच्छा डेस्कटॉप है, ठीक है वही। मैंने, ए होगा। गलती मत करो, प्रीपोजिशंस में जितने भी प्रेपोजिशन जितने भी होंगे एट ऑन, ये चेंज नहीं होते थ्रू आउट द सेंटेंस। ये याद रखना है आप सबको, गलती मत कीजिए इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऑन कैसे आ जाएगा अपने आप ही? एट है तो एट ही होगा। 93 जरा कीजिए। हाँ, ये डब्ल्यू एच फैमिली का भी रह गया था, बताता हूँ। फॉर्म जो होगी डब्ल्यू एच सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में होगी। तो ये डब्ल्यू एच जो है ये सेम रहेगा, बस इसको छोड़कर, हु को छोड़कर। अगर हु होगा तो वो बाय हुम हो जाता है। और जितने भी सेंटेंस होंगे, व्हाट से, हाउ से, ठीक है, वेयर से, वो सारे डब्ल्यू एच फैमिली में आ जाते हैं। यहाँ पर जो होती है वो होती है मेन वर्ब। ये जो बी है ना, यहाँ पर ये मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब मतलब इज, आर, एम, वर्ब, ठीक है, ये सब होती है। इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब, यानी डब्ल्यू एच फैमिली में आपको मेन यहाँ पर क्या सर्च करना था, मेन वर्ब। अब देखो, अब आंसर दिखाता हूँ आपको। मेन वर्ब कहाँ पर थी? पहले बीइंग तो होगा नहीं, बीइंग होने के लिए हैज की जरूरत होती है, हैज की जरूरत होती है, और आईएनजी के लिए भी यहाँ पर जरूरत होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो ये अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो सीधे इसका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन कहीं भी आए पेपर में, सबसे पहले आपको देखना सेंटेंस में है क्या। यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पर हैव सीन लिखा हुआ है, तो आपको देखना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कहाँ पर है देखिए, रिकॉर्डिंग में ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये पीजीटी मैथ्स का है ना पेपर? ठीक है, पीजीटी मैथ्स का ही होगा ये। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको भी जब पार्टनरशिप का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब कराऊंगा, और बाकी भी हम सारे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, सारे मैंने कराए हुए टॉपिक। सवाल को समझिए जरा सभी सही तरीके से, समझोगे सही तरीके से तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। ये सवाल कह रहा है कि ये इसकी 100% इनकम है, इसमें से 45% पैसे जो है इसने अपने खर्च इसमें कर दिए, फूड में और ट्रेवल में, आने जाने में। उसके बाद 1/5 पैसा रिमेनिंग का, देखो इसमें लिखा है स्पेंड 1/5 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो गया? अगर ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ आपका आंसर। 30,000 आप कह रहे हैं।
सभी यहाँ पर देखिए 45% वो अपनी सैलरी का खर्च करता है फूड एंड ट्रेवल पे, बाकी कितना बच गया 55%। 55% का 1/5 पार्ट वो किसमें खर्च कर रहा है, मतलब 11% खर्च कर रहा है वो सैलरी अपनी खर्च कर रहा है बुक के ऊपर, बुक परचेज करने के ऊपर, और बाकी उसकी सेविंग है कितनी, इतने रुपए। तो बताइए उसकी टोटल मंथली सैलरी कितनी है। तो ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं आपको सम करके 100 के बराबर लेके आना होता है। सम का मतलब क्या है, 45% यहाँ पैसा खर्च हो गया, 11% यहाँ खत्म हो गया, प्लस इसने कितने रुपए यहाँ पर ये इसके हो गए सेविंग के, और इक्वल टू 100%। बस यही करना है आपको, यहाँ सॉल्व करना है, देन आंसर आ जाएगा। जरा ये बताइए ये सबको समझ में आया है या नहीं आया, ये जो मैंने लिखा है ये वाला कॉन्सेप्ट क्या। हाँ मेथड तो बहुत सारे हैं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी आपके खर्चे होंगे इक्वल टू 100% लिखना है, सबको याद रखना, क्योंकि सैलरी जो है आपकी आय जो है वो 100% है। तो वो चाहे यहाँ पर 1/5 कराए, चाहे 1/4 कराए, चाहे कुछ भी कराए, सबको जोड़कर इसके बराबर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको, जरा देखिए इसकी कैलकुलेशन। 45% यहाँ पर पैसे खर्च कर रहा था ट्रैवलिंग के ऊपर, प्लस 11%, प्लस ये वाले पैसे, ये हो गए 100% के बराबर। इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 56। 56 आ जाएगा, देखिए 56 को जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आएगा 44%। 44% इक्वल टू आ गया आपका इतने रुपए। सैलरी कितनी होती है उसकी, 100% के बराबर, तो इसको ये डायरेक्ट कट जाएगा। पेपर में डरना मत, आप सीधे नंबर कटेगा अगर दे रखा है तो, ठीक है, देखो 3 बार में कट रहा होगा ये। तो ये आपका गया 1% आ गया 300 रुपए के बराबर। 100% है सैलरी उसकी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 30,000 रुपए। सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो उसके पैसे बचते हैं 1/5 रिमेनिंग के, मतलब 45% अगर वो अपने सैलरी खर्च कर देगा, रिमेनिंग कितनी बचेगी 55। इसका 1/5 पैसे जो है वो खर्च किसमें कर रहा है, बुक्स पर। जब भी मैंने यहाँ 11 लिखा था, ये तो पैसे हो गए इसके ट्रैवलिंग के और फूड वाले पैसे, ये पैसे हो गए इसके यहाँ पर बुक्स के, और बाकी ये करता है सेविंग, और 100% इसकी सैलरी यहाँ से कैलकुलेट की। ऐसे बहुत सवाल आते हैं पेपर में, इसी टाइप के ज्यादातर आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये आपके क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपसे कि 5,000 रुपये मैंने लिए हैं किसी से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। वो कह रहा है वो अगर पैसे ना हाफ ईयरली लेता, मतलब हर 6-6 महीने पे पैसे लेता, तो मुझे बताइए, आपको बताना है कि फिर वहां पर कितना इंटरेस्ट देना होता। तो इसको कैसे करोगे आप कैलकुलेट, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो सवाल क्या कह रहा है, जो मेरी बात को समझ गया हो तो देखो इसमें सवाल ने ये बोला हुआ है आपको, और फॉर्मूला ही बताया था तो इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। 5,000 रुपये आपने किसी से लिए, ये प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर, रेट जो है यहाँ पर है 5%, और टाइम है यहाँ पर 2 ईयर का। लेकिन वो कह रहा है मैं पैसे ईयरली नहीं लूंगा, मैं पैसे लूंगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने के बाद अर्धवार्षिक तरीके से पैसे लूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरल सा फैक्ट है, रेट जो है ना वो आधा हो जाएगा, और टाइम जो है ना ये 4 हाफ ईयर लिए हो जाएंगे इसके अंदर, है ना। एक साल में कितने 6-6 महीने होंगे, दो दो बार होंगे 6-6 महीने, और 2 साल में कितने होंगे हाफ ईयरली, 4 हो जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिकली आप एक तरीके से देखो तो तुम्हें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, पी इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100, मतलब 2.5 अपॉन 100, और इसकी पावर 4। इसको सॉल्व कर सकते हो आप सब यहाँ इस तरीके से, कर लो, ट्राई कर लो। ये आप करोगे रेशो मेथड से, रेशो मेथड मैंने सिखाए थे, सबको याद है, याद है किसी को रेशो मेथड कैसे निकालते हैं। ये हमें कब अप्लाई करना है, जब भी मोर देन 3 ईयर से ऊपर का आपका अगर इंटरेस्ट पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वहां यूज करना होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आप सबको, ये मैंने ऐसे बताया था। इसकी ट्रिक होती है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मैक्सिमम पेपर में 4 ईयर का पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है याद करने की, मैंने बताया था, अगर आपको क्या करना है, कभी भी 2-3 लिखा है तो सबसे पहले आप 2-3-4 लिख दीजिए, और 1 इसके बाद हमेशा होगा। अब क्या करना है आपको, याद है किसी को, ठीक है, ये फॉर्मूला है एक तरीके से, रेशो मेथड होता है, ये तो हमें रट्टा मारना पड़ता है एक तरीके से, रट्टा मार लो एक तरीके।
नहीं, ये हमेशा रूल होता है, प्री डिफाइंड रूल है, सब में यही लगता है। ये जब रेशियो मेथड बनाया है ना उन्होंने आर को ब्रेक करके, तो वन हमेशा यहाँ से चलता रहता है। ठीक है, अब सुनो जरा, इसको सुन लो पहले। हाँ, कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्मूला हर जगह फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में रख लो। ये जो, ठीक है, अब जरा सुनिए मेरी बात, दोबारा से बताता हूँ। सभी इसको समझ लें, जिनका भी पीजीटीज का एग्जाम है और जो साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए पेपर देने जा रहे हो, तो ऐसा सवाल फंस सकता है जरूर आपका। तो इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेशियो मेथड दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, आपको ये 2:1 वाला कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना है एक तरीके से। इसे रट्टा मार लो एक तरीके से। 2 ईयर के लिए 2:1, 3 ईयर के लिए क्या करना है, 3 लिखिए, फिर इनको ऐड कीजिए, 1 आ जाएगा। 4 ईयर के लिए 4 लिखिए, ठीक है, फिर इसको ऐड कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, 6, फिर इसको ऐड कीजिए 4, फिर क्या आएगा, 1। दोबारा से देख लो, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, इसको दोबारा से देखिए। ये रट्टा मारना नहीं, बस इसको आप समझ लेंगे। 2:1 लिखा आपने 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए वो तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 4 ईयर के लिए 4 लिख दीजिए। यानी एक तरीके से ये नंबर तो सेम सेम बिल्कुल एज इट इज ऐसे होगा। अब अगला जो स्टेप है वो कैसे होगा वो समझ लीजिए। 2 ईयर के लिए है तो 2 बार नंबर होंगे, 3 ईयर के लिए तो 3 बार नंबर होंगे, 4 ईयर के लिए तो 4 रेशो होंगे। अब वो कैसे निकालना है वो बता रहा हूं। देखो, 1 1 तो सबके पास लगेगा, 1 यहाँ पे लगेगा, 1 यहाँ भी लगेगा। ठीक है, अब ये अगला टर्म कैसे आएगा, इसको ऐड करना है बस आपको। 2 and 1 कितना होगा, 3, तो ये वाला रेशो हो गया। अब 4 के लिए क्या करना है आपको, आपने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, ये आ गया 6, फिर इसको ऐड कीजिए। अब आपको पता चल गया रेशो जो है 4 6 4 1 है। बस आंसर अब आ जाएगा 1 मिनट में, कुछ नहीं करना अब यहाँ से, बस ये रट्टा मार लिया आपने। अब देखो, रेशो जो था हमारा 4 6 4 1। अब आपको क्या करना है, रेट यहाँ पर है 2.5%, इसका 2.5% निकालिए, 5,000 का कितना आएगा, 2.5%। दो जीरो जीरो कट गए, यहाँ पर 10 हो गया, ये आ गया 125। ये समझ में आ गया सबको, 125 आ गया। 125 का फिर आपको 5 ये निकालना है यहाँ पर 2.5%। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी फिर उसका निकालना है आपको 2.5%। फिर इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। पहली वाली मल्टीप्लाई इससे होगी, दूसरी वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तीसरी वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, चौथी वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, देन इसका आंसर आएगा। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, समझ में आ रहा है किसी को ये क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक है, अभी ठीक है, स्किप करो, छोड़ो, मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं आ रहा होगा, तो इतने आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आता है तो 2x ये वाली वैल्यू होगी, y ये वाली वैल्यू, इनको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, इनको जोड़ना है, 12 + 36, यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 48, 12 × 48 हो गया, यहाँ से कट के यहाँ से 2, ये आ गया 18। 18 करेक्ट आंसर है। फिर जरा नोट कर लीजिए, ऐसा सवाल कहीं भी पेपर में आता है, ये कॉन्सेप्ट ये होता है, मान लो 2 4 6 8 10, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 6। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, जरा सभी मेरी बात को सुन लीजिए। आप जो भी निकालते हो मेथड मैं एक सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको उसी मेथड को समझना है और उसके अलावा कुछ नहीं है। पहला और आखिरी नंबर जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ये हर जगह अप्लीकेबल है। कहाँ पर अप्लीकेबल है, जहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये नहीं बताया, ये तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे इससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, यदि सभी नंबरों को, हाँ 49, हाँ सही है आंसर। अब जरा एक मिनट मेरी बात को सभी सुनिए, अभी जरा एक मिनट सब चुप रहिए, ठीक है। मैं कुछ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट 2 मिनट लगेगा, सब जो नए हैं उनको समझ में आ जाएगा, और जो जिनको और भी क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक पे। एवरेज यहाँ पर 5 संख्याओं का 6, ठीक है, आपने निकाल लिया। आप वैसे जनरली कैसे निकालोगे, सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जरा सुनिए, जरा मैं इसमें सब में अगर दो दो जोड़ दूं, 4 6 8 10 12, और एवरेज आप निकालो कितना आएगा, इनको जोड़ा 16 हो गया, 16 को 2 से भाग दिया 8, ठीक है। यदि मैं इसको, अगर मान लो मैं इसको, मैंने बोला इस सब में से आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 8, 4 से गुणा करने पे 16, 4 से गुणा करने पर 24, 4 से गुणा करने पे 32, अब एवरेज कितना आ जाएगा,
अब देखेंगे 48/24, यानी कुल मिला के पहला एवरेज था हमारा 6। अगर मुझे सब में, अगर यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया, अगर मैं इसी ऑप्शन में 2 ऐड कर देता तो आंसर आ जाता है 8। अगर मैं इसी को सब 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर आ जाता 24। तो कुल मिलाकर कहना क्या चाहता है सवाल, कहना ये चाहता है कि कभी भी आपके पास ओल्ड एवरेज है, उसके अंदर आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए किसी भी नंबर से, एवरेज जो है वो वही आएगा। जैसे इसने बोला हुआ है 13 नंबर का एवरेज है 7, तो आपको लिखना है एवरेज है 7। अब ये कह रहा है कि यदि सभी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, एवरेज में बस 7 से मल्टीप्लाई करना है, 49 आंसर आ जाए। ठीक है, ये एवरेज वाली वीडियो में मैंने सवाल कराए हुए हैं बहुत सारे, आप वहां से भी देख लीजिए। अगर पेपर में लिखा होता कि सभी नंबर में 7 जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या आंसर होता, 7 + 7 14। अगर ये होता कि सभी नंबर में 2 घटा दिया जाए, तो एवरेज में जो था उसमें से 2 माइनस कर देते, 7 - 5 आंसर आ जाता। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ सवाल है, आसान सा सवाल था ये। तो ये फटाफट, और जो नए बच्चे हैं वो जरा ये नोट कर लीजिए, सिंगल डिस्काउंट का ये फॉर्मूला ये लिख लीजिए जरूर, एकल छूट कहते हैं इसको। ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 28। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, 28 सही आंसर है। कॉन्सेप्ट भी मैंने इसको बता रखा है, कॉन्सेप्ट तो बाद में करेंगे, पेपर में मैं आंसर निकालने से मतलब होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी सबको, कभी भी इसके जीरो कोई काटेगा नहीं, जीरो नीचे के कभी भी कैंसिल नहीं करने आपको। ये 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2, 28% आ गया। आसान सा सवाल, आप ऑप्शन पुट करेंगे पेपर में, देन आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे वही बता देते हैं। पहले अभी देखते हैं -2 पे क्या ये एक भी जीरो हो रहा है, -2 वो पेपर में करने जाएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक भी एक्सप्रेशन जीरो हो गया वो आंसर है, ये 4 हो गया यहाँ से, ये 4 हो गया, माइनस जीरो आंसर आ गया। ठीक है, तो जीरो आ गया, पेपर में बस -2 पर टिक कर देंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, उसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों करेंगे। ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 4 है। ठीक है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पर, और ये वाला एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, और इसका जो है ये है x = 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा पेपर में, आप इसमें 4 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, फिर देन आंसर आएगा। देखो 4 रखो यहाँ पर, 4 रखने में 16 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए 4, 4 रखने पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा यहाँ पर 4p - 28, ये तो हो गया 0, बराबर ये बचा यहाँ पर 16 - 4p। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस में यहाँ ले आओ प्लस, ये प्लस में ले आओ यहाँ पर माइनस, ऐसे सॉल्व कर लो चाहे घटा के सॉल्व कर लो, जैसा मन कर रहा हो आप वैसे करो। जैसे मुझे करना हो तो मैं इसको सीधे यहाँ ले आया प्लस में, ये हो गया यहाँ से, और ये कितना आएगा 28 में 16 जाएंगे तो कर पा रहे हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर, ये कब करना है, जब यहाँ पर पी नहीं होता जब करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, उसमें क्या लिखा हुआ था पेपर में, ऐसे सवाल आया हुआ था। ये एक्सप्रेशन था, एक एक्सप्रेशन ऐसे इस तरीके का था, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और इसके ऑप्शन इस तरीके से पेपर में ऐसे ही। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जिसपे जीरो हो जाता है वो आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर ये पी जो लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये है कि दो, ये हमारे द्विघात समीकरण थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनका फैक्टर 4 था, तो इसका मतलब है दोनों में 4 पुट कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, देन वहां से आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आता है सभी नोट कर लें, अगर एचसीएफ लिखा होगा, दोनों एचसीएफ पे यहाँ पर एक वैल्यू होगी, तो आपको उस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में, और दोनों को बराबर लिखना है। 4 पुट करेंगे 16 -8 -8, ये हो गया, इसमें 4 पुट कर दीजिए 16 -4p -2, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया 0, ये यहाँ से घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका -12, ये 4p हो गया यहाँ पर, तो माइनस में इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, हो जाएगा प्लस, आंसर इसका आएगा -3। ठीक है, ये नोट कर लीजिए,
हम्म, ये भी नोट कर लीजिए, ये बताना भूल गया। सुनिए, ये सबको पता होगा वैसे, जैसे एक्स प्लस टू लिखा होगा तो उसमें क्या वैल्यू पुट करोगे आप, जीरो के इधर लेके जाओगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है -3, इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ से हो जाएगा, पहले 20 और मैं इसको फटाफट कर दूँ। 20 56 वहां से चलेगा, ये हो गया 50 में से चलेगा 6, 44% हो गया, 44 और 40 हो गया, इसमें से घटा देंगे 16 17, ये आ जाएगा। हो गया। देखिए 20 और 30 का आप जब निकाल रहे होंगे, सिंगल डिस्काउंट वो आ जाएगा। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, जल्दी सुनिए मेरी बात। इनको जोड़ दिया मैंने 50, और इसमें से बस सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 6, 50 में से 6 को माइनस कर दिया, 44% हो गया। 40% और 40 का निकालना है। 44 प्लस 40 माइनस 44 इंटू 40 अपॉन 100। हाँ सही है, सही है। ये आ गया देखो, अब यहाँ से कट जाएगा, तो इसमें से मुझे 84 में से 17.6 घटाना है, तो ये आ जाएगा 66.4। ठीक है, और भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे थोड़ा टाइमली आया करो। देखो ये जो सवाल है ना, ये प्रिज्म वाला मैंने कराया नहीं था, प्रिज्म पीजीडी में आ रहा है, ये भी करा दूंगा। ठीक है, अभी देखो, अब ये वाला सवाल है, इसका आंसर आप सब जरा बताइए। मैंने अभी पढ़ाया था आपको। 13 नंबर का एवरेज 7 है, यदि सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर दी जाए तो 21 करेक्ट आंसर है, सही। समझ में आ गया? वही रूल लगाना है, 13 संख्याएं हैं, ऐसे करके 13 संख्याएं हैं, उसका एवरेज है यहाँ पर 7। अब सब नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको करना है एवरेज को बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 20। ठीक है, ये बहुत सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है इन्होंने। तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करने का मतलब है कि ना, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी टाइप के सवाल पेपर में आ रहे हैं, अलग कहीं से कुछ नहीं आ रहा। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑन ए सर्टेन संडे 900 पीपल जाते हैं यहाँ पर जू में, मंडे को इतने जाते हैं। तो परसेंटेज बताना है कि कितना डिक्रीज हो गया है संडे से, तो इसको तो आप कर लोगे। 900 को जाना था, संडे को गए, लेकिन अब यहाँ पर 540 चले गए, तो जरा बताइए कितने कम हो गए। 360 बट्टे 900 गुना 100, हाँ जी 40%। आप सुनिए, 900 क्यों लिखा है, 900 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए कंपेयर किया है यहाँ पर संडे से। ये बात सभी याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप पढ़ोगे, जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो नंबर हमेशा नीचे आता है। 900 से संख्या हो गई 540, तो कम कितने हो गए 360, और पहले कितने थे 900। ये 2 जीरो कट गए यहाँ से, ये 9 4 जा 36 होता है। ये भी आसान सा सवाल था। ये सवाल देखिए मैंने आपको सिखाया था, 16 नंबर सबको याद होगा, कर लीजिए, ये भी आसान सा सवाल है। ट्रिक बताई थी, नोट कर लीजिए, ट्रिक जिनको याद नहीं है बिना ट्रिक के भी हो जाएगा। n-1 इंटू 100 इक्वल टू RT। एन यहाँ पर होता है टाइम्स, तो कह रहा है कि एक जो पैसा है वो 10 साल में डबल हो रहा है, तो डबल मतलब यहाँ पर एन को 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, 100 आ गया यहाँ पर, 10 यहाँ रखा, यहाँ से काट दिया, सीधे आंसर आ गया 10। ये आंसर ठीक है, याद आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट की मैंने वीडियो डाली हुई है पूरी, वहां से भी देख लीजिए आप सब, वहां से भी हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने। अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आप पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस। पता है सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है 238 कर भी लिया। देखिए जो समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे ऐसे समझ लीजिए। सवाल ने बोला ये था, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है 6a², मतलब उसमें 6 आपके पार्ट होते हैं, 6 स्क्वायर को ऐड करने पे बन जाएगा। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4 होता है, 4a²। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो उनको माइनस करने में कितना आ रहा है 2a²। ए कितना है आपका, ए साइड कितनी है यहाँ पर 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169।
169 का डबल कितना होगा? 8 होगा। 9 दूनी 18, 8 से आ रहा है, एक ही ऑप्शन। तो यहाँ पर सीधे कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। और बाकी हाँ देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, तो ये सवाल पेपर में अभी आ रहा है। अभी हमने करा था ना ये, रवि ने 26, जो मैं आपको पढ़ाई, तो बड़ा आसान सा सवाल है, कर सकते हो आप, जरा करिए। देखो, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपको। रवि 26,000 रुपये लगाता है बिजनेस में, और कुछ महीने के बाद रीता आ जाती है वहां पर, वो लेके आती है अपने 78,000 रुपये, कहती है मैं पार्टनर बनूंगी। ये कहते हैं हम जो है बाद में सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे, यानी 1:1। तो अब इसके पैसे तो 12 महीने चलेंगे, है ना। अब इसके पैसे कितने चलेंगे? एक्स, क्योंकि ये कुछ महीने बाद आ रही है, महीने पता नहीं, वही निकालना है हमें, वही इसका क्वेश्चन होगा। तो जरा आप तो जरा देखिए, पढ़ के आप समझ पाए सवाल को, जो मैं समझ पाया आप वो समझ पाए, नहीं समझ पाए। रवि इन्वेस्ट करता है 26,000 रुपये बिजनेस में। आफ्टर फ्यू मंथ्स रीता ऑल्सो इन्वेस्टेड 78,000। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर रवि एंड रीता अर्न द सेम प्रॉफिट है, इसलिए मैंने 1:1 लिख दिया। देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड रीता ज्वाइन द बिजनेस? तो ये तो पूरे महीने चलाएगा, रवि इन्वेस्ट बिजनेस स्टार्ट करता है। अब इसको काट कूट लीजिए, आंसर आ गया बस। 3 0 कट गए। 12 का पढ़ा आता होगा आपको, 12×6 = 72, 2 से काट लो, ये आ गया। अब 13 का पढ़ा पढ़ लो, 13×2 = 36, 13×3 = 39, 3 से इसको काट दो। अब यहाँ पर एक मेन चीज समझाऊंगा, सभी याद करना, गलत मत करना पेपर में। ये x बराबर 4 आ गया, इसका मतलब पता है क्या है? 4 तो ऑप्शन में नहीं है, 4 मंथ के बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया था। इसको मतलब क्या करना है? 12 में से माइनस कर देना है बस, कुल मिलाकर 8 आंसर आएगा। ये मेरी बात समझ में आई आप सबको?